So hi everyone, I welcome you all to the CUET concept channel. So इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? बेसिकली जो भी सोशोलॉजी का सिलेबस आता है CUET के एग्ज़ाम में, CUET PG के एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली, तो हम उसको गो थ्रू करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की नीड है, और उसके अलावा हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि थोड़ा बेसिक साथ में समझते हुए भी चलेंगे. सो पहले आप मुझे तो जान लीजिए. सो आई एम मालविका एंड मैं JNU BHU और DSC तीनों में सिलेक्ट हुई थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने गेट दिया था जहाँ पे आई गॉट AIR 49. सो नाउ आई गेस वी कैन स्टार्ट. सो पहले मैं थोड़ा कोर्स के बारे में भी बता दूँ. सो ये हमारा CUET कॉन्सेप्ट आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. यहाँ पे 2999 में आपको ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब भी मिल जाएगा. तो आई थिंक सोशोलॉजी के लिए दिस कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन, राइट? सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो if you guys want. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न. तो अगर आप CUET PG के लिए नए हैं तो आपको मैं ये बताती हुई चलूँ कि CUET PG में हमारे इन टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं. 75 क्वेश्चंस हमारे CUET PG के एग्ज़ाम में आते हैं, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो हर एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स का रहता है, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है टू बी नोटेड, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है. सो हम बोल सकते हैं कि 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे. टोटल टाइम लास्ट ईयर तक हमारा था 90 मिनट्स, पर 2025 से हमारा वो टाइम रिड्यूस होकर 90 मिनट्स हो गए, और जो टोटल मार्क्स रहते हैं दैट इज 75 × 4 इज 300. और उसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, एंड 4 मार्क्स पर क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया. सो अब हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम सोशोलॉजी का फाउंडेशन रख रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए व्हाट इज सोशोलॉजी, क्या नेचर है सोशोलॉजी का, क्या स्कोप है सोशोलॉजी का, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज. तो सबसे पहले इफ़ यू गाइस डोंट नो, मैं आपको बता दूं कि सोशोलॉजी हमारे 2 वर्ड्स से मर्ज होती है, डिराइव की जा सकती है. फर्स्ट इज सोशियस एंड सेकेंड इज लोगोस. तो सोशियस वर्ड है, इसका मतलब होता है कंपेनियन, एंड इट इज़ अ लैटिन वर्ड. बट जो लोगोस है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. सो हम यहाँ से थोड़ा सीखते हुए भी चलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते हैं एग्जाम में हमारे. सो अगर हम बात करें तो बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सोशोलॉजी ग्रीक वर्ड से ड्राइव दैट इज सोशियस एंड लोगोस. बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमें पता हो कि जो सोशियस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, नॉट ग्रीक, और जो हमारा लोगोस वर्ड है दैट इज अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, और सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, एंड लोगोस का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं. तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग पे जाते हैं तो सोशोलॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ दैट इज कंपेनियनशिप. ओके, तो ये आई गेस आपको क्लियर होगा सोशोलॉजी होता क्या है, किन वर्ड से ड्राइव्ड है. सो उसके अलावा जब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस. तो मैं शुरू से ही क्लियर होती चलूँ, मे बी हमारे CUET के एग्जाम में इतनी डायरेक्ट डेफिनेशंस ना पूछी जाए, बट डेफिनेशन पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट. जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना बहुत सारी, तो हमें उस टॉपिक के बारे में, उस टर्म के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है माइंड में. बिकॉज CUET इज़ अ एग्ज़ाम जहाँ पे बहुत सारा वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब 2025 का एग्ज़ाम दिया था दिस ईयर रिसेंटली, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कंफ्यूजिंग थे. लाइक 75 क्वेश्चन थे, तो आई कैन से 7 to 8 क्वेश्चन वर वेरी कंफ्यूजिंग एंड सब्जेक्टिव इन नेचर, बिकॉज हम जो क्वेश्चन मार्क करके आए थे वो भी गलत नहीं थे, और जो एंटी आंसर्स दिए थे वो भी गलत नहीं थे. सो उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आई गेस द थिंग दैट वी नीड इज़ कि हम डेफिनेशन से गो थ्रू करें और उस टर्म की ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी गेन कर पाएँ, ताकि हम लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें एग्जाम में जाके हमें लग रहा है ये है बट एंटी ने तो ये दे दिया. तो उस चीज़ से बचने के लिए, मतलब ऑब्वियसली कहीं पे एंटी भी गलत हो सकती है, बट एटलीस्ट हम अपनी साइड से पूरा फोकस करेंगे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी टैकल करते हुए चलें. तो यहाँ पे हम डेफिनेशंस देखेंगे, नेचर देखेंगे सोशोलॉजी का कि सोशोलॉजी एक कैसा सब्जेक्ट है. देन वी विल लुक एट द स्कोप, एंड स्कोप में भी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं. एक होता है फॉर्मलिस्टिक स्कोप एंड दूसरा होता है सिंथेटिक स्कूल्स. ठीक है, ये 2 स्कूल्स हैं हमारे स्कोप ऑफ सोशोलॉजी के. तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल बोलते हैं कि हमारा जो सोशोलॉजी का स्कोप है ना दैट इज़ वेरी नैरो, कि हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है सोसाइटी को, हम सोसाइटी के सोशल रिलेशन वाले एक्सपेक्ट को पढ़ते हैं, राइट. और जो सिंथेटिक स्कूल है दैट इज़ लाइक कि नहीं, सोशोलॉजी क्या है, ये एक जनरल साइंस काइंड ऑफ है जो सभी चीज़ों को अपने अंदर पढ़ते चलेगी. जैसे सोशोलॉजी में पॉलिटी
का एक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी एक इंस्टीट्यूशन है। तो हम इन सब का भी काम अपने अंदर लेते चलेंगे, हम सब पढ़ते चलेंगे। तो इनके अंदर भी कुछ थिंकर्स आते हैं। जैसे हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पे जॉर्ज सिमल आते हैं, और सिंथेटिक स्कूल की बात करें जहाँ यहाँ पे इमाइल डर्कहाइम जैसे थिंकर्स आते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम डिटेल में करते हुए चलेंगे जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे। और उसके अलावा कि सोशोलॉजी एज यू नो एक सोशल साइंस है, और सोशल साइंसेस में जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं दे आर क्वाइट इंटर रिलेटेड इन नेचर, राइट। सो उस चीज़ को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सोशोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है बाकी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल से साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल का माइंडसेट कैसा है, उसका बिहेवियर पैटर्न पढ़ते हैं। बट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सोशोलॉजी से, सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि पूरे सोसाइटी लेवल का पढ़ेंगे कि अच्छा ठीक है ये ग्रुप ऑफ पीपल का माइंडसेट कैसा, हम वहाँ पे एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजी का मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ की कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है, और ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, बट सोशोलॉजी फोकसेस ऑन प्रिमिटिव एज वेल एज मॉडर्न सोसाइटी, और थोड़ा सा इंक्लाइंड ही बोल सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी के टुवर्ड्स। और उसके अलावा हिस्ट्री और सोशोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है इन अ वे कि जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करते हैं। तो ये हिस्ट्री हो गया, एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसको हम सोशोलॉजी में एज ए इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ते हैं कि ठीक है इकोनॉमी का इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी का इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी यूनिट 1 में कवर होंगी, ठीक है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ही यूनिट 2 की बात करें, यहाँ पे वी हैव टॉपिक्स लाइक सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि क्या होगा, इसके डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, इस वर्ड को समझ लेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में थिंकर्स ने बोला क्या हुआ है। जैसे लेवी स्ट्रॉस करके एक थिंकर है, उन्होंने बोला कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ मॉडल, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कॉन्क्रीट थिंग, ये बस एक मिथ है जो हमारे लाइक वो ना मेंटल कंस्ट्रक्ट है ये, ठीक है। तो ये ऐसे करके और भी थिंकर्स ने कुछ ना कुछ बोला है सोशल स्ट्रक्चर पे, तो वो भी चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। आफ्टर दैट वी हैव सोसाइटी, वी हैव सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो कम्युनिटी एंड एसोसिएशन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सेम ही तो है, बट नहीं, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन आर नॉट द सेम। कम्युनिटी इज लाइक जहाँ पे हमारी वी फीलिंग आ जाती है कि ये हमारे लोग हैं, और ये काइंड ऑफ परमानेंट इन नेचर हो सकती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसोसिएशन इज मोर फॉर्मल इन नेचर कि ठीक है हमें ग्रुप ऑफ पीपल है और हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना है इसे, तो हम उस गोल को अचीव करने के लिए जो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं उसको हम एसोसिएशन बोलेंगे, एंड दीज आर क्वाइट टेम्परेरी इन नेचर बट नॉट ऑलवेज, तो वी विल लुक इनटू दैट टू। और उसके अलावा हम बात करते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की। तो जब मैं नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, कस्टम्स ये सब पढ़ते थे ना, आई यूज टू गेट वेरी कन्फ्यूज इन देम कि अरे सेम ही तो लग रहा है। बट व्हेन आई रीड द डेफिनेशंस ना, एज आई टोल्ड यू डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, तो जब मैंने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी ना, देन आई गॉट टू नो कि ठीक है देयर आर डिफरेंसेस इन बिटवीन देम। तो उस चीज़ के लिए डेफिनेशंस पढ़ना आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टॉपिक्स लाइक नॉर्म्स, वैल्यूज़। जैसे सीयूईटी आपको एक सिचुएशन दे देगा कि बताइए इस चीज़ में एक सिचुएशन दी कि ये लड़की है और ये लड़की ऑफिस में देख रही है कि अच्छा मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसा वेयरअप है, तो मैं भी ऐसे ही कुछ कपड़े पहन के जाऊंगी, तो वो क्या फॉलो करिए, शी इज़ फॉलोइंग कस्टम, फोकवेज और व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी फॉर्म कर सकते हैं कि नॉर्म्स है, ये उसके वैल्यूज़ हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी फॉर्म कर सकता है। उसके बाद वी विल लुक एट स्टेटस एंड रोल। अब स्टेटस की जब हम बात करते हैं, रोल की हम बात करते हैं, तो एक बहुत फेमस नाम आता है हमारे पास, दैट इज रैल्फ लिंडन। तो इन्होंने लाइक स्टेटस और रोल में हमें बताया था एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस के बारे में। तो लेट मी एक्सप्लेन यू टू एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है। जो स्टेटस हमारे बचपन से हमारे साथ है, लाइक वी हैव नॉट वर्कड हार्ड फॉर इट, वो बाय बर्थ हमारे पास है। और सिमिलरली एस्क्राइब्ड रोल क्या होगा, जो चीज़ें बाय बर्थ हमारे साथ हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट अचीव्ड, जो चीज़ें हमने खुद मेहनत करके अचीव की, वो बाय बर्थ हमारे साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टीचर बनना है और अगर मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो मेरा एस्क्राइब्ड स्टेटस हो जाएगा। और अगर मैं एक टीचर का रोल परफॉर्म कर रही हूँ, मैं एक डॉक्टर का रोल परफॉर्म कर रही हूँ, दैट वुड बी अवर अचीव्ड रोल, ओके। और उसके बाद हम सोशलाइजेशन पे आएंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है। तो इफ़ यू गाइस नो कि हम बोलते हैं नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं कि अरे इसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, तो उस चीज़ को अपब्रिंगिंग को ही हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। कि उसका पालन पोषण कैसा किया गया, उसको क्या चीज़ें उसके अंदर इनकलकेट की गई हैं। और
सोशलाइजेशन के क्या टाइप्स हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, उसके अलावा क्या एजेंसीज हैं। इफ़ यू गाइस नो ना तो सोशोलॉजी हमारे आगे में भी आएगा, आगे यूनिट्स में भी आएगा, बट हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम उसको इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जो सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है उनको पूरा ही एक ही साथ पढ़ लेंगे, ताकि जो हमारे नोट्स भी बने या कुछ भी हम लोग बनाए तो वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। ओके, एंड ये इंग्लिश का देख के थोड़ा डरिएगा मत, जो हमारी क्लास की फर्दर पीपीटीज रहेंगी वो थोड़ी बाइलिंगुअल इन नेचर होंगी, एंड एज यू गाइस कैन सी कि मैं भी थोड़ा बाइलिंगुअल वे में ही पढ़ाती हूँ, सो आई डोंट थिंक कि मीडियम वुड बी अ प्रॉब्लम आउट हेयर। ओके, सो मैं क्या बताई थी, सोशलाइजेशन। और फिर सोशलाइजेशन में ही कुछ थ्योरीज आती हैं और कुछ फेमस थिंकर्स की थ्योरीज आती है, लाइक दैट ऑफ कूले, मीड, फ्रॉड। तो इन्होंने क्या किया था, सिगमंड फ्रॉड थे, कूले थे और मीड थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। लाइक C.H. कूले की थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है, और मीड ने बताया था कि कैसे अलग अलग स्टेजेस होती है। फ्रॉड ने बताया था कि इड, सुपर ईगो, ये सब चीज़ों में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था। तो ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा when we talk about sociology। और उसके बाद comes the most important thing in our syllabus, that is culture। Culture is very important। Like हम यहाँ पे socialization पढ़ते थे ना, मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ बताती हूँ कि जो socialization है उसी को हम inculturation भी बोलते हैं। Let me write it somewhere। उसको हम बोलते हैं inculturation। So this thing can be asked ना कि ठीक है, कल्चर को क्या दूसरा नाम क्या है, सॉरी सोशलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पे देयर वुड बी सम ऑप्शंस, और वहाँ पे एक ये ऑप्शन भी होगा, तो वी कैन मार्क इट आउट। या फिर इनकल्चरेशन टर्म किसने कॉइन किया है, तो इनकल्चरेशन इज व्हाट, जब अपब्रिंगिंग को हमने बोला सोशोलॉजी बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं, तो सोशलाइजेशन को ही हम इनकल्चरेशन भी बोलते हैं, वो उसका बोलते हैं दूसरा नाम है, ठीक है। इसके अलावा हम कल्चर का मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशंस ऑब्वियसली देखेंगे, और उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कल्चर की, कल्चर है क्या चीज़। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं व्हेन वी स्टडी कल्चर, दैट इज ऑगबर्न। तो इन्होंने हमें बहुत सारे टाइप्स के कल्चर बताए थे। मेनली इन्होंने हमें डिफ्रेंशिएट किया था मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर में, कि मटीरियल कल्चर क्या होता है, नॉन मटीरियल कल्चर क्या होता है, और फिर इन्होंने ही हमें बताया था कि कल्चर लाइक क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो मैकआइवर नाम के एक थिंकर है, मैकआइवर नाम के एक थिंकर है, ठीक है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी काइंड ऑफ कि कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। एंड ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है ये पेपर में आ चुकी है, एंड ये CUET के पेपर में तो नहीं आई है, बट जो बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं लाइक दैट ऑफ JMI, AMU, इनमें से किसी एक क्वेश्चन में डेफिनेशन ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो हम लोग इस हिसाब से चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी थोड़ा क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम देखें कि सोसाइटी में कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे कि अगर हम पहला ही यूनिट देखें, दैट इज सोशल प्रोसेस। इसमें पहला टॉपिक है कोऑपरेशन, कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स बीच में कोऑपरेट करते हुए चलते हैं आपस में, एंड व्हाट इज कोऑपरेशन। अगर क्वेश्चन आएगा तो इट वुड बी लाइक एक सिचुएशन दे दी जाएगी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, लाइक स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर, तो वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। तो वी हैव टू फोकस ऑन वेरियस सिचुएशन टू। और उसके अलावा अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, कि जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि हम वहाँ पे एडजस्ट करने लग जाते हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट हम करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हम वहाँ पे एकोमोडेट करना शुरू हो रहे हैं, उसी चीज़ को हम बोलेंगे एकोमोडेशन। उसके बाद अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, तो व्हाट इज एसिमिलेशन। सो लेट्स से कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये ग्रुप मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है, ओके। तो अगर ये छोटा ग्रुप अपना कल्चर भूल के पूरी तरह इसमें समा जाए तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, कि वो छोटा वाला ग्रुप बड़े वाले ग्रुप में एसिमिलेट हो गया, एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मुझे बहुत सिमिलर साउंड करता था जब मैंने ढंग से सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, बट बाद में जब मैं पढ़ती के देन आई गॉट टू नो कि ओके दीज थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, दीज आर नॉट सिमिलर एट ऑल। कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट वो थोड़ा ना हम बोलते हैं थोड़ा वॉयलेंट टाइप का हो सकता है, थोड़ा हाइपर चीज़ें होती हैं कि अरे लाइक शांति से चीज़ें नहीं चल सकती हैं,
ठीक है। और जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। अगर हम CUT-PG की बात करते हैं तो हमें CUT-PG का एग्ज़ाम देना, राइट, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे वहाँ पे, राइट, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंपटीशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, आप जब ये समाप्त हो जाए तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग है, इसी को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल ग्रुप्स के बारे में कि कैसे बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप्स दिए, लाइक उन्होंने अलग अलग टाइप्स बताए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है भी हमारे पास, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, ये भी हमें एक थिंकर ने दिए थे। उसके बाद हम बात करें इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप और पीयर ग्रुप, ये सब ग्रुप के टाइप्स हैं जिनके साथ अलग अलग नाम में एसोसिएटेड है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप को एक्सप्लेन करके, कि जब हम रेफरेंस ग्रुप पढ़ते हैं ना तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, किसको किसने कॉइन किया था, इस पे किसने काम किया है, इसके टाइप्स किसने दिए हैं। तो ये मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि जो रेफरेंस ग्रुप जो ये टर्म है ना, ये कॉइन किया था हर्बर्ट हाइमन ने, ठीक है। और अगर हम बात करें इस पे वर्क किसने किया था, कौन बहुत ज़्यादा फेमस थिंकर हैं जिनसे हम एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज R.K. मर्टन। इसलिए पीपल गेट कन्फ्यूज कि मे बी उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, बट ऐसा नहीं है, ये हर्बर्ट हाइमन ने टर्म कॉइन किया था। उसके अलावा एक और थिंकर है हमारे पास जिनका नाम है न्यूकॉम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस रेफरेंस ग्रुप के दो टाइप बताए थे, दैट इज पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। तो मैं थोड़ा ये टाइप्स एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि जो रेफरेंस ग्रुप होता है इट इज़ व्हाट, वही ना, हमारे जब भी हम बात करते हैं कि हमारा एक ग्रुप को हम रेफरेंस में रखते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट रखते हैं कि ठीक है हम उन लोगों जैसा बनना चाहते हैं, हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, रेफरेंस इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो कि अरे यार मुझे उस इंसान जैसे बनना है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ, शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो रेफरेंस इंडिविजुअल है। वैसे ही अगर वो एक ग्रुप की बात करने लगे, ठीक है, जैसे लेट्स से आपको JNU में जाना है, तो वो जो JNU के बच्चों का ग्रुप है, लाइक वो जिनकी क्लास है, तो वो आपका एक वो ना रेफरेंस ग्रुप रहेगा कि आपको यू वांटेड टू बी लाइक दैट, ओके। बट टू बी नोटेड, रेफरेंस ग्रुप हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। तो यही चीज़ हमें न्यूकॉम ने बताया कि जो रेफरेंस ग्रुप है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। लेट्स से आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को जानते हैं, मतलब वो बहुत ही पियक्कर टाइप के हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उनके जैसा बनना तो नहीं चाहेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, वो आपके लिए नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा। बट अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत ही सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, राइट, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा हम बात करते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की। इन ग्रुप इज व्हाट, जहाँ पे आपको फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि ठीक है आई बिलोंग टू दिस ग्रुप। एंड आउट ग्रुप इज व्हाट, कि जो आपका खुद का ग्रुप नहीं है एंड यू फील लाइक कि अरे ये मेरे ग्रुप के लोग नहीं हैं, ठीक है, मैं इसे बता रही हूँ बट आप समझ आइएगा, ठीक है। उसके अलावा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली हो गई, हमारे बोल सकते हैं क्लासमेट्स हो गए, तो इनके साथ हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, राइट, हमारी इनसे एक बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता रहता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्राइमरी ग्रुप। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रुप, इट्स लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, वहाँ पे हमारे इमोशंस इन्वेस्टेड नहीं होते, वी आर क्वाइट फॉर्मल इन नेचर कि हाँ ठीक है ये मेरा सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। आई होप ये सोशल ग्रुप वाला पार्ट समझ के होंगे। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हम जब सोशोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम कुछ इंस्टीट्यूशंस की स्टडी भी करते हैं, जैसे कि हम मैरिज, फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन एंड इकोनॉमी, इन सब सोशल इंस्टीट्यूशंस को हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसमें पढ़ना क्या क्या, इफ़ यू गाइस नो, तो मैरिज के कुछ टाइप्स हम अपने हिंदू मैरिज के फॉर्म्स में पढ़ते, लाइक हमारे हिंदू मैरिज के 8 फॉर्म्स हैं, तो हमें ये 8 के 8 फॉर्म्स पढ़ने हैं, बिकॉज अगेन एग्जाम्पल कैन कम कि इस सिचुएशन में शादी हुई, अब आप बताइए किस हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग शादी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास देव विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 8 फॉर्म्स होती है मैरिजेस की। उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, उसके अलावा और भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं बहुत सारे जिन्होंने हमें मैरिज के अलग अलग टाइप्स दिए हैं और डेफिनेशंस पढ़नी है, हमें इनका मीनिंग पढ़ना है, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। उसके बाद फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली ऐसे तो बहुत सिंपल टर्म है, बट बहुत सारे थिंकर्स ने इन पर वर्क किया, एंड वी हैव टू रिमेंबर कि
कौन कौन से थिंकर्स ने इस चीज़ पे वर्क किया, उन्होंने क्या क्या टाइप दिया है, ठीक है, ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है। बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है कि लेट्स से मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, तो जो मेरे मम्मी पापा हैं दैट इज़ माई फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। बट इफ़ आई विल गेट मैरिड इन फ्यूचर, तो उस चीज़ पे वो उस टाइम की जो मेरी फैमिली होगी दैट वुड बी माई फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ये चीज़ को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कोर्सेज वगैरह में। और उसके अलावा हम बात करते हैं एजुकेशन की। आई रिमेंबर 2023 में ऐसे क्वेश्चन आया था एजुकेशन पे, वो थिंकर थे पॉल फायर, एंड इन्होंने ना एक्चुअली एक बुक लिखी है, ठीक है, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ठीक है। तो ये बुक पे क्वेश्चन आया था कि बुक किसने लिखी है, तो ये किस टॉपिक से आया था, ये ऑब्वियसली एजुकेशन के टॉपिक से आया था, बिकॉज इन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। और फिर अगर हम बात करें रिलीजन की, तो यू नो देयर आर फेमस नेम्स लाइक वेबर, डर्कहाइम, जिन्होंने रिलीजन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। और सेम वे में हम इकोनॉमी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ बोला गया मीनिंग्स एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम मीनिंग्स और फंक्शन पढ़ के चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया एजुकेशन का, यहाँ पे तो मीनिंग्स एंड फंक्शंस तो क्वेश्चन नहीं आया, उन्होंने तो बुक पूछ ली। तो ऐसे ही हमें सब चीज़ों को पढ़ना, नॉट नेसेसरी कि इन्होंने मीनिंग एंड फंक्शन बोला तो हम प्रॉपर मीनिंग एंड फंक्शन एक बार देख लिए और जा रहे हैं एग्जाम में पेपर देने। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ना, कोई सेमिस्टर एग्जाम नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सोशल कंट्रोल। देखो, जब हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं थोड़ा डेविएंट हो जाते हैं, लाइक हम सोसाइटी के रूल्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें बोला जाता है कि हम लोग सोशल डेविएंट्स हैं, ठीक है। और इसी डेविएंस को कम करने के लिए सोसाइटी क्या करती है, हम पे सोशल कंट्रोल रखती है। सोशल कंट्रोल इन व्हाट सेंस, जैसे मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ और अगर मैं कुछ ड्रग्स रिलेटेड काम कर रही हूँ, ना ही करूँ तो बेटर है, पर व्हाट इफ मैं कर रही हूँ, तो लेट्स से अगर मैं कर रही हूँ तो मैं तो डेविएंट होगी ना। और यहाँ पे सोशल कंट्रोल भी दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, कि फॉर्मली सोशल कंट्रोल किया जाता है कि इनफॉर्मली सोशल कंट्रोल किया जाता है। तो मेरे वाले सिनेरियो में फॉर्मल सोशल कंट्रोल ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस बने हैं, तो मुझ पे केस किया जा सकता है कि ठीक है, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की बात करें तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, राइट, मेरी फैमिली को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें सोशल कंट्रोल में आती है। और इसका मतलब देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल कंट्रोल इज़ इंपॉर्टेंट, वरना सभी सोशल डेविएंट्स बन जाए, ठीक है। तो उसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे, क्या क्या एजेंसीज है जो सोशली कंट्रोल करती है, लाइक हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, लॉ, रेगुलेशंस, ये सब। उसके बाद जैसे कि मैंने डेविएंस का मतलब बता ही दिया आपको ऑलरेडी कि सोशल डेविएंस इज़ व्हाट, अगर मैं सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना फॉलो करके कुछ अलग रास्ता चुन लेती हूँ, दैट इज़ डेविएंस, ठीक है। इसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है सोसाइटी में और क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस कर लिया, इसका सिलेबस भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया आई गेस। तो जो नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। यहाँ पे देखना कल्चर फिर से आ गया। जैसे मैंने सोशलाइजेशन बताया था कि दो जगह पे है, वैसे कल्चर भी दो जगह पे है। तो हम जब कल्चर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एक ही साथ पढ़ लेंगे ना, अलग अलग पढ़ने की नीड क्या। तो यहाँ पे यूनिट 1 है हमारा सोसाइटीज़, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी क्या होती है, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें हमें गो थ्रू करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे हमें बोला गया कि ठीक है, आपको ट्राइबल सोसाइटीज़ पढ़नी है, तो मतलब उसका मीनिंग पढ़ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। बट व्हाट इफ़ अगर हमसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का नाम पूछ लिया, अटक देंगे पेपर में? नहीं, हम लोग थोड़ा पढ़ ही लेंगे। इससे अच्छा हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम पढ़ लेंगे, वो कहाँ पे लोकेट है ये पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही हमें एनटीए से भी एक स्टेप अहेड चलना है, ताकि हम लोग वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाएं। इसके अलावा कल्चर हमने पहले भी देखा होगा लास्ट स्लाइड्स में कि कल्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर से मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर, एंड फिर से सोशलाइजेशन आ गया। और यहाँ पे सोशल कंट्रोल भी हमने देख लिया, मैंने आपको वहीं पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
उसके बाद आएगा प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज। तो एज यू नो सोशल चेंज आने को टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठी और कल भाई पूरा सब बदल गया, पूरा सोसाइटी बदल गई। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स हैपन। सोशल चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक इमीडिएट प्रोसेस नहीं है कि मैं सो के उठ रही हूँ पूरी सोसाइटी चेंज होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम पहले देखें कि सोशल चेंज क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। और फिर सोशल चेंज में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन। तो एज फार एज आई कैन रिमेंबर 2023 में ग्लोबलाइजेशन पे भी एक क्वेश्चन आया था कि ये टर्म किसने कॉइन किया। तो आई गेस थिंक वो थर्ड और लेविट करके समथिंग थे, तो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। ये क्वेश्चन में आ रखा है पेपर में, पर यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ बोला कि कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स करो। तो मैं वही बोल रही थी कि हम सब चीज़ डिटेल में पढ़ना इज़ नेसेसरी, हमें वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होके चलना है। उसके अलावा हमारे पास आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि जब हम सर्टेन ग्रुप्स को, सर्टेन इंडिविजुअल्स को एक हायरार्की में अरेंज कर देते हैं और फिर उनको रैंकिंग कर दे कि ठीक है ये अपर हायरार्की का है, ये लोअर हायरार्की का है, तो वहाँ पे हम बोल दें कि हमने उनको स्ट्रैटिफाइड कर दिया। स्ट्रैटा इज व्हाट? स्ट्रैटिफिकेशन इज मेड फ्रॉम व्हाट? स्ट्रैटा, एंड स्ट्रैटा इज मीन्स फॉर लाइक लेयर्स। स्ट्रैटा का मतलब क्या था? लेयर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इंडिविजुअल या ग्रुप्स को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको रैंकिंग कर देते हैं कि ये अपर है, ये लोअर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो हम वो भी चीज़ें कवर करेंगे। देन कम सोशल मोबिलिटी। ओके, तो हम बोलते हैं कि इफ़ वी टॉक अबाउट कास्ट, तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते, ठीक है। इफ़ आई बिलोंग टू से ओबीसी कैटेगरी या कुछ भी कैटेगरी, तो मैं कल को ऐसे उठूंगी और जनरल कैटेगरी में आ जाऊंगी। मतलब दिस थिंग्स कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट मैं आपको एक लोअर लेवल पे समझाना चाहती थी कि अगर मैं लेट्स से ए कास्ट से हूँ और ये कास्ट बी है, तो क्या ये मैं सोशली मोबाइल कर पाऊंगी यहाँ पे? मैं ये सोशली मूवमेंट कर पाऊंगी यहाँ पे? नहीं। अगर मेरी कास्ट ए है, दैट इज़ बाय बर्थ ना, तो वो कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ? समझ आया? तो सोशल मोबिलिटी इज़ व्हाट? मूवमेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। लेट्स से मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे सोशल मोबिलिटी को। हाँ, तो सोशल मोबिलिटी के कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे हम बात करें वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है। अब वर्टिकल मोबिलिटी भी अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। एंड देन कम्स हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ये भी सिमिलर वे में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो सकती है, राइट। उसके बाद इंटर जनरेशन मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी, कि अगर एक ही जनरेशन में है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू गेट थिंग्स मोर क्लियर। लेट्स से मैं एक बहुत गरीब घर से आती हूँ और फिर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली और अभी मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ। यहाँ पे कौन सी मोबिलिटी होगी? यहाँ पे अपवर्ड मोबिलिटी तो हो रही है, ठीक है। पर अगर हम जनरेशन वाले बात करें कि ये इंटर जनरेशनल है कि ये इंट्रा जनरेशनल है, तो दिस इज़ व्हाट? इंट्रा जनरेशनल, कि मैं गरीब घर से आती हूँ पर मैंने सेम जनरेशन में ही कुछ अच्छा अचीव कर लिया, तो नाउ आई एम एट अ हायर स्टेटस, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इंट्रा जनरेशनल। बट लेट्स से मेरे दादाजी बहुत गरीब थे और मेरे पापा जी वर्कड हार्ड एंड ही अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, एवरीथिंग इन द सेंस कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, अच्छे खासे कमा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटर जनरेशनल, बिकॉज यहाँ पे एक जनरेशन मेरे दादाजी की है, एक जनरेशन मेरे पापा की है। समझ में आया? पर जब मैं इंटर जनरेशन की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ खुद की बात करती हूँ, वो मैं सिर्फ अपनी ही जनरेशन की बात करती हूँ, मेरी ही जनरेशन की, कि मैं ही हूँ, मैं ही गरीब थी, मैं ही अमीर हो गई। समझ में आया? सो उसके बाद अगला देखते हैं इंडियन सोसाइटी। अभी तक हमने सोसाइटी को तो अच्छे से समझ लिया, राइट। अब थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक होकर चलते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी इवॉल्व कैसे करी है। ट्रेडिशनल जो बायस है, लाइक बेसिस होते हैं ना इंडियन सोसाइटी के, तो वो देखेंगे कि किस बेसिस पे हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। एज यू गाइस नो, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। सो ये चीज़ को हम देखेंगे, लाइक दीज आर क्वाइट कॉमन सेंसिकल इन नेचर, बिकॉज इस पर एक्स्ट्रा स्टडी करने की ऐसा नीड नहीं है, इसको आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, बिकॉज यहाँ पे वही
बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं, बहुत डाइवर्स टाइप की सोसाइटीज़ हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर भी, तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ कास्ट। हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में हम लोग कास्ट पे पढ़ने वाले हैं। तो जो कास्ट है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम का ऑरिजिन कैसे हुआ, इस पर अलग अलग थ्योरीज है, राइट। कोई डिवाइन थ्योरी देता है, कोई रेस थ्योरी देता है, तो वैसे ही अलग अलग थ्योरीज आती हैं, जैसे कि एक रेशियल थ्योरी भी आती है इसमें। इन्हीं थ्योरीज में से एक रेशियल थ्योरी है जिसको हमारे बहुत ही इंडियन फेमस थिंकर्स फॉलो करते हैं। लेट्स से जी.एस. घुरे, नाम सुना ही होगा आपने। तो जी.एस. घुरे रेशियल थ्योरी को सपोर्ट में आते हैं। उन्होंने इनफैक्ट एक बुक भी लिखी थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है। और डी.एन. मजूमदार ये भी इसी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कि कैसे कास्ट सिस्टम चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। डोमिनेंट कास्ट हमें दिया था श्रीनिवास ने, एम.एन. श्रीनिवास, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जी.एस. घुरे ओनली। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था डोमिनेंट कास्ट का, ठीक है। अब डोमिनेंट कास्ट होता क्या, ऐसे तो उन्होंने इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, पर जिसमें से 3 वो खुद ही बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में से सबसे पहले क्या कि जिस कास्ट की भी हम बात कर रहे हैं, लेट्स से हम ए कास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ पीपल है ना, जो नंबर ऑफ पीपल है दैट शुड बी क्वाइट हाई, ठीक है। सेकेंडली उनके पास लैंड होना चाहिए अच्छे अमाउंट में, ठीक है। एंड थर्ड कम्स द पॉलिटिकल पावर। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हम बात करें कि एक कास्ट डोमिनेंट कास्ट है या नहीं। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, ये उस चीज़ों में होने पड़ेंगे उस कास्ट में, तभी हम जाकर उसको डोमिनेंट कास्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा भी 3 और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर उनको हम बाद में पढ़ेंगे फिर कभी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। पहले हमने सोशल चेंज पढ़ा, राइट। अब हम उन्हीं सोशल चेंज इन इंडिया में लिख दो, चेंज सोशली आ रहा है इंडिया में, उसके प्रोसेसेस को देखते हैं कि कैसे वो चेंज आ रहा है। जिसमें फिर से जो संस्कृताइजेशन है, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये 12th में भी था, ये ग्रेजुएशन में भी हमने पढ़ा है, और ये हम CUT PG के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये किसने कॉइन किया था, ये टर्म भी दिया था हमारे श्रीनिवास ने। डोमिनेंट कास्ट और संस्कृताइजेशन दोनों श्रीनिवास जी ने दिए थे। अब संस्कृताइजेशन में क्या होता है, मैं फिर से एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये एक इंडिविजुअल है एंड दिस इज अवर सेकेंड इंडिविजुअल, दिस बिलोंग्स टू कास्ट A, दिस बिलोंग्स टू कास्ट B, ठीक है। लेट्स से जो हमारा इंडिविजुअल A है ना, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, और जो हमारा इंडिविजुअल B है ये अपर कास्ट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में जो ये लोअर कास्ट वाला इंसान है, वो दैट पर्सन विल डू इज कि वो इसको इमिटेट करना शुरू कर देगा अपर कास्ट के इंसान के, लाइक वो कैसे रहता है, वो कैसे खाता है, उसका वे ऑफ लिविंग क्या है, वो उसको पूरी तरह से इमिटेट कर लेगा। कि जैसे अगर हम बोले कि ब्राह्मण लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो ही विल स्टॉप ईटिंग नॉन वेज स्टफ। तो मतलब पूरी तरीके से उसका पूरा रहन सहन कॉपी करने लगेगा जस्ट टू गेट अ हायर स्टेटस। बट टू बी नोटेड, संस्कृताइजेशन से जो चेंज आता है ना, दैट इज पोजिशनल इन नेचर। क्या उसकी सच में कास्ट बदल जाएगी? नहीं। तो इसका एक संस्कृताइजेशन का जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, वी विल गेट टू नो कि जो ये संस्कृताइजेशन है जिससे जो चेंज आ रहा है ना, दैट इज पोजिशनल। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, बस उस इंसान की पोजीशन बढ़ जा रही है कि लोग उसको मे भी अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। अब समझ में? तो ये चीज़ रही हमारी संस्कृताइजेशन की। सेम वे में हम मॉडर्नाइजेशन, प्रॉफिटाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन को भी अच्छे से देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें हम पढ़ते हैं सोशल इशूज और प्रॉब्लम्स को। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, सोसाइटी बेस्ट तो होती नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रहती हैं उसमें। वैसे ही हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज हैं हम उनको देखेंगे। उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ प्रॉब्लम। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, मे बी कोई स्कीम भी पूछ ले आपसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई। तो इस जो थोड़ा बहुत जीके का पोर्शन होता है ना कि स्कीम्स एक्ट्स, वो यहाँ पे पढ़ते हुए हम चलेंगे। और वुमेन्स को और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन जो हमारे यहाँ पे लोअर कास्ट लाइक ओबीसी, दलित्स, माइनॉरिटीज़,
इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इनके बेसिस पे हम लोग कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, राइट। कह सकते हैं, पढ़ने ही पढ़ेंगे। तो इनके बेसिस पे हम लोग कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ते हुए चलेंगे, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद अफर्मेटिव एक्शंस क्या होता है, जो हम रिजर्वेशन देते हैं, राइट। एज यू गाइस नो, JNU में भी लड़कियों को भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। क्यों? बिकॉज गर्ल्स हैव बीन ऑप्रेस्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनके लिए ऐसा अफर्मेटिव एक्शन वो लिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें लोअर कास्टेस की, तो हमारी सोसाइटी में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी। वो कहीं ना कहीं हम उनकी पुरानी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन अब ले रहे हैं। समझ में आया? आई होप ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट, इसको तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकती हूँ, मैं बोलूँगी ही, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। जो ये चैप्टर है ना, अगर आपको नेट देना है कल को, अगर आपको गेट देना है, तो ये चैप्टर का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे वही चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आया? तो अगर एक बार हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, तो किसको हेल्प करेगा? ऑब्वियसली हमें। तो हम इसको अभी ही अच्छे से पढ़ लेंगे, राइट। जैसे मैंने बताया कि मैंने गेट का एग्ज़ाम भी दिया था एंड आई हैड सिक्योर्ड अ गुड रैंक, तो मैंने एक ही बार ये चैप्टर पढ़ा था, दोनों के लिए पढ़ लिया था, बिकॉज ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं इनमें, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जब हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं ना, तो सोशल रिसर्च में हम पहले डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए, लाइक दैट ऑफ PV यंकर के एक थिंकर है, उनकी डेफिनेशन को हम देखेंगे। तो ऐसे हम और भी थिंकर्स की डेफिनेशंस को देखते हुए चलेंगे। नेचर क्या है, हम सोशल रिसर्च करते क्यों, पर्पस क्या है सोशल रिसर्च करने का। और फिर आती है बात हमारी स्टेप्स इन सोशल रिसर्च की, कि अगर हम सोशल रिसर्च करते हैं, ऐसे ही नहीं ना गए और रिसर्च करने लगे, नहीं, देयर आर सर्टेन स्टेप्स। हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, हमें रिव्यू करने पड़ेंगे जो उस प्रॉब्लम पे ऑलरेडी लिटरेचर है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ठीक है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द गैप्स, कि कहाँ पे रिसर्च नहीं हुई है, किस सेक्शन पे रिसर्च नहीं हुई है, ताकि हम वहाँ पे जाके कुछ नई चीज़ को रिसर्च कर पाए, कुछ नई चीज़ पे रिसर्च कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि ऐसे ही सर्टेन स्टेप्स रहते हैं रिसर्च करने के। तो वो क्या क्या स्टेप रहता है, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन नेट पे बहुत आते हैं कि ये अलग अलग उन्होंने स्टेप्स दे दिए, बोलेंगे क्रोनोलॉजी में लगाओ कि पहले कौन सा स्टेप हम करेंगे जब हम बात करेंगे सोशल रिसर्च की। तो ये बात आ गई। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। सो आपको पता होगा, हम ह्यूमंस हैं, हम कहीं ना कहीं बायस रहते हैं, राइट। तो फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम बोल देते कि नहीं, हम बायस नहीं हैं, नहीं हम बिल्कुल भी बायस नहीं, हम ऑब्जेक्टिव रहेंगे रिसर्च में। बट ये प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं हम अपने इंटरेस्ट के टुवर्ड्स इंक्लाइन कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च कब सब्जेक्टिव बन जाती है पता भी नहीं चलता। सबसे पहले तो जब हम कोई रिसर्च के लिए टॉपिक ही चूज़ करते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट पे बायस होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम टॉपिक को लेकर थोड़ा सब्जेक्टिव रहते, कह रहे ये चीज़ चूज़ करनी है कि नहीं करनी है। तो ये बात आ गई हमारी कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें रिसर्च करते टाइम। और अगर ऑब्वियसली हम सब्जेक्टिव रहेंगे तो हमारी रिसर्च रिलायबल रहेगी नहीं, बिकॉज हम बायस रहेंगे किसी एक चीज़ के टुवर्ड्स। आगे उसके बाद रिसर्च करनी है, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमने ये भी देख लिया। बट मेथड्स भी कुछ चाहिए ना, ऐसे थोड़े लिख के कुछ भी आ जाएंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी रिसर्च पे कौन सा मेथड सूट करेगा, हम किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथड्स को। इसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन इज़ व्हाट, नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। एक डेफिनेशन भी है जहाँ पे बोलते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्यों बोला गया, बिकॉज यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम आगे कैसे चीज़ें फर्दर कैरी ऑन करेंगे, कि हम ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ये जो हम प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि रिसर्च कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो वो हम रिसर्च डिज़ाइन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के रिसर्च डिज़ाइंस को भी पढ़ेंगे, उनके टाइप्स होते हैं लाइक एक्सपेरिमेंटल वगैरह, तो वो सब भी हम देखेंगे। देन कम्स द सोशल सर्वे। जब हम एक लार्ज पॉपुलेशन से हमें डेटा इकट्ठा करना होता है, तो हम वहाँ पे जाके सर्वे करवाते हैं। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सोशल सर्वे क्या होता है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन कम्स हाइपोथेसिस। थ्योरी बनने से पहले ना हम एक एजम्पशन लिख के चलते हैं, ठीक है। उसी एजम्पशन को हम क्या बोल लेते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ।
वो हाइपोथेसिस के दो इंपॉर्टेंट टाइप इज नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और हाइपोथेसिस क्यों नेसेसरी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम देखेंगे। देन कम्स सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो हम रिसर्च करते हैं तो हम पूरी दुनिया पे एक ही साथ बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते, राइट। हमारा कुछ ना कुछ तो सैंपल रहेगा, कुछ स्पेसिफिक लोग रहेंगे, मे बी कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी हो, मे बी कोई स्पेसिफिक विलेज हो, डिपेंड्स अपॉन अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो हमारे पास कुछ तो कुछ सैंपल होगा ना लोगों का कि ठीक है ये 100 पीपल है, मैं उन पे रिसर्च करूँगा। ये जो 100 पीपल है सर्टेन कम्युनिटी के, मैं इन पे रिसर्च करूँगा। तो ये हमारा क्या होगा, सैंपल हो गया। सैंपल साइज होगी कि हमारा सैंपल साइज 100 का है और हमारे वो लोग जो हैं वो हमारे सैंपल है। तो ऐसे ही हम जब सैम्पलिंग करते हैं उसके ये जो लोग चूज़ कैसे करेंगे हम, तो उसको चूज़ करने के भी हमारे पास सोशियोलॉजी में अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको पढ़ना इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। जैसे हम बात करें सैम्पलिंग की तो इसमें होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें भी कुछ फर्दर टाइप्स आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, लाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड ऑल। और उसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। पहले बताती होता क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज व्हाट कि जहाँ पे तुम्हारे सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे 1000 पीपल हैं और 1000 पीपल में से मुझे 100 पीपल सिलेक्ट करने हैं, तो अगर मैं देखूंगी ना तो यहाँ पे हर एक इंसान का जो चांस ऑफ सिलेक्शन होगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग, मैं कोई भी 100 लोग चुन लूँ या फिर हर थर्ड इंसान को चुन लूँ, हर सेकेंड इंसान को चुन लूँ या हर 10th इंसान को, लाइक इस सैम्पल के अकॉर्डिंग 100 पीपल है तो हमें यहाँ पे हर 10th इंसान को अगर मैंने चुन लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रैंडम सैम्पलिंग। पर यहाँ पे कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पे मेरा कुछ एज ए रिसर्चर कुछ बायस नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इट इज़ व्हाट वेयर अवर बायस केम्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे एक होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग करके, इसी का फर्दर टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक रिसर्चर है, ये एक रिसर्चर है लेट्स से, ठीक है, और इसको सैंपल चाहिए। लेट्स से ही वांटेड टू नो कि ही वांटेड टू रिसर्च अबाउट ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है। अब कोई एक तो खुद बोलेगा नहीं कि देखिए मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, मुझे सिलेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी रिसर्च का पार्ट बनना चाहता हूँ। बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट आर क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर, दैट आर क्वाइट डिग्रेडेटरी इन नेचर। उनको लगेगा कि अरे मैं खुद जाके क्यों बताऊँ कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या करता है कि रिसर्चर क्या करेगा, अगर किसी एक इंसान को भी ये जानता होगा ना, ठीक है, अगर एक इंसान को भी जानता होगा जो कभी ना कभी ड्रग एडिक्ट रह चुका होगा या है, तो उस पर रिसर्च करेगा, उससे डेटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसी से पूछेगा कि क्या तुम्हारे कोई और दोस्त हैं, तुम जानते हो किसी और दोस्त को जो भी यही काम कर रहा हो, सो दैट आई कैन रिसर्च ऑन दैट पर्सन टू, ठीक है। तो लेट्स से ये पर्सन ए था और उसने बोला कि हाँ एक पर्सन बी है, वो एग्री हो जाएगा, वो मेरा दोस्त है, वो एग्री हो जाएगा आपको लाइक आपसे बात करने के लिए। लेट्स से वो इंटरव्यू ले रहा था, इंटरव्यू देने के लिए। तो ऐसे कर करके ये फर्दर किसी और इंसान के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके जो ये सैम्पलिंग होगी उसका सैम्पल साइज बढ़ जाएगा, बिकॉज वो पर्सनली तो उन लोगों को नहीं जानता था, पर यहाँ पे इसका सैम्पल साइज फिर भी इनफ हो गया, बिकॉज उसने काइंड ऑफ स्नोबॉल क्या होता है यार, उसको हम ऐसे रोल कर सकते हैं ना कि एक के बाद एक हम रोल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि एक इंसान को जानते हैं, फिर वो हमें दूसरे इंसान से मिलवा रहा है, दूसरे इंसान से हम बात कर रहे हैं, फिर उसको बोल रहे हैं कि आप किसी और को जानते हैं, तो वो हमें तीसरे इंसान से मिला रहा है। तो ऐसे ही हम स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आती है कि जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे सैम्पलिंग्स यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में भी आती है। तो आई होप दिस इज क्लियर। उसके अलावा अब हमने मेथड पढ़ लिया, अब हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्शन के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कि हम किस वे में जाके डेटा कलेक्ट करने वाले। तो लेट्स से कि हम वहाँ पे जाके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की एज अ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स आ सकते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अगर लेट्स से यहाँ पे एक सोसाइटी थी, मैं यहाँ पे रिसर्च करने गई,
जब मैं यहाँ पे रिसर्च करने गई तो मैं वहाँ पे उनके साथ मिलके उनकी जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो छोटी मोटी गैदरिंग्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो मैं उनके साथ घुल मिल गई, ठीक है। तो मैं रिसर्च जारी रख रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं चीज़ें नोटिस कर रही हूँ, मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, बट मैं उनका एक पार्ट बन के वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है। मैं उनकी लाइक जो छोटी मोटी गेट टुगेदर्स हैं उनसे जाके मिल रही हूँ, तो प्रॉपर उनकी हर एक एक्ट में मैं उनके साथ हूँ, काम कर रही हूँ मैं उनके साथ, मैं उनके जैसा रहने का ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जो रिसर्चर होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, उन सोसाइटी में जाके वो कहीं ना कहीं उस पार्टिसिपेंट की तरह रहेगा वहाँ पे, कि वो भी उस सोसाइटी का ही इंसान है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब इसका ही ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर मैं सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रही हूँ बट मैं थोड़ा आइसोलेट होकर रह रही हूँ कि हाँ ठीक है मैं अपने काम की बात कर रही हूँ और आ जा रही हूँ, मैं अपने काम की बात कर रही हूँ और आ जा रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, यही हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। क्वेश्चनर स्केड्यूल में डिफरेंसेस होता है, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं क्या, लाइक क्वेश्चनर मैं उन लोगों को भेज सकती हूँ हु आर एजुकेटेड। लेट्स से आपने देखा होगा कि मैंने अपना यूजी BHU से किया, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यूजी थर्ड ईयर में रिसर्च कर रहे होते हैं लोग, या मास्टर्स में रिसर्च कर रहे होते हैं, PhD में कर रहे होते हैं, तो वो एक गूगल फॉर्म बना देते हैं, वो एक गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं और फिर उसको अलग अलग BHU के ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देते हैं कि आप प्लीज़ ये फॉर्म फिल कर दीजिए, वो अलग अलग ग्रुप्स में भेज देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्रिएट किया ना वो स्केड्यूल है, वो क्वेश्चनर है, उन्होंने क्वेश्चनर क्रिएट किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्डेंट होगा ना, यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्डेंट होगा वो खुद उस चीज़ों को फिल करेगा, वो खुद उस क्वेश्चन को आंसर करेगा, राइट। अब स्केड्यूल में क्या होगा, स्केड्यूल में जब हम बात करें अपने स्केड्यूल की, तो यहाँ पे जो इंटरव्यू लेने जाएगा, ठीक है, यहाँ मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाऊँगी। लेट्स से कि मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर की है क्वेश्चंस की, तो अब मैं रिस्पॉन्डेंट्स पे नहीं छोड़ रही कि तुम भाई फिल करके दो मुझे, नहीं, मैं खुद जा रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ और मैं उनसे क्वेश्चन वर्बली पूछ रही हूँ और मुझे जवाब दे रहे हैं और मैं उसी हिसाब से आंसर्स मार्क कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे पास स्केड्यूल में भी हैं, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो मोस्टली लोग होते हैं ना, दे आर लिटरेट, वो पढ़े लिखे होते तभी तो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो इंसान पढ़ा ही लिखा ही नहीं उसको जाके तुम फॉर्म दे दो कि लो फिल कर देना, उनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं, वो तो भरेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे अरे जाओ यार, ठीक है। तो यहाँ पे स्केड्यूल में जो मोस्टली जो हमारा डेटा सेट हमें लेना होता है वो ज़्यादातर क्या होता है कि इलिटरेट लोग होते हैं वहाँ पे, कि हम फिर सोचते हैं कि खुद ही जाके हम डेटा कलेक्ट करके ले आते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन कम्स केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, अगर मैं एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को पढ़ रही हूँ या मैं एक सोसाइटी को पढ़ रही हूँ, किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी को, कम्युनिटी को, कोई स्पेसिफिक ट्राइब को पढ़ रही हूँ, किसी एक स्पेसिफिक विलेज की स्टडी कर रही हूँ, तो मैं उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर रही हूँ। तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं, केस स्टडी में हम करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, कि मैं फिर उस सोसाइटी के बारे में सभी पढ़ने बैठ रही कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं सिर्फ ऊपर से देख रही कि चाहे एक पार्ट को पढ़ लिया, नहीं, मैं उसका पूरा हॉलिस्टिक स्टडी कर रही हूँ, सोसाइटी का, उस विलेज का मैं पूरा हॉलिस्टिक स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे कि मैंने इस केस की स्टडी की है, मैंने इस विलेज की प्रॉपर केस स्टडी की है, समझ में आया। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा यू माइट गाइज ऑलरेडी नो कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। हमारे पास दो टाइप के डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा इज व्हाट, अगर मैं डेटा खुद जाके कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो जो मेरा डेटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। बट अगर वो डेटा ऑलरेडी कहीं पे अवेलेबल है, जैसे किसी आर्टिकल में अवेलेबल है या कहीं और अवेलेबल है, ऑलरेडी किसी साइट पे अवेलेबल है, तो अगर मैं वहाँ से डेटा यूज़ कर रही हूँ, मैं खुद तो नहीं गई ना डेटा कलेक्ट करने, मैंने अपने प्राइमरी सोर्सेज से तो वो डेटा कलेक्ट नहीं करवाया ना, तो उसको मैं क्या बोल दूँगी, सेकेंडरी डेटा। सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट 4 देखेंगे, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस कि ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ना, कि रोल ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, तो मैं ये ढंग से पढ़ के नहीं गई थी, ठीक है। मैंने गेट दिया, मैं उसमें भी पढ़ के नहीं गई, एंड मैंने CUT दिया, जब मैं उसमें भी मतलब पढ़ के गई थी, बस मैं थ्योरी पढ़ के चली गई थी कि इनमें टाइम नहीं था, तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के चली गई। बट
लेट मी टेल यू गाइस कि दोनों में ही इस चीज़ पे क्वेश्चन आया था। उन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया था कि अगर क्वालिटेटिव डाटा है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे कंप्यूटर का, अगर हमें क्वांटिटेटिव स्टडी करनी तो हम कौन सा डेटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक में आंसर था SPSS और एक में था NVivo। ये कुछ ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हमें रिसर्च में काम आते हैं, तो हम इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हुए चलेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो टैकल कर पाए हम लोग, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैंने पढ़ा था ना रियलाइज़ कि ओह मुझे ये पढ़ ही लेना चाहिए था। आई डोंट वांट कि ये चीज़ आप लोग के साथ रिपीट हो, तो इस चीज़ को मत इग्नोर करना भाई। बहुत से बच्चे इग्नोर करते हैं, मैंने अपने टाइम पे खुद इग्नोर किया है, पर तुम लोग मत करना यार, पेपर में आ जाता है फिर बैंड बच जाती है, नंबर उठ जाते हैं 5, लाइक जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसको इंक्लूड करके 5 उठ जाते हैं। उसके अलावा है कि कैसे हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, कैसे हम उसको टेबुलेट करते हैं। और फिर यहाँ पे एंड में है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे हम मीडियन और मोड को पढ़ते हैं, ठीक है। टू बी नोटेड, यहाँ पे हम पूरा स्टैट्स सॉल्व करने नहीं बैठ रहे कि मीन पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ रहे हैं कि अलग अलग फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, नहीं। बट वी हैव टू स्टडी हियर इज कि हम मीडियन मोड के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करें कि मीन कब ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मोड कब ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्लस इनके बेसिक जो फार्मूलाज हैं मीन के कि अरे सम कर दो ऊपर वालों का नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ेंगे। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो क्या आएगा, मीन पे आ जाएगा कि ये कुछ नंबर्स दे दिए अब इनका मीन निकालो। इट्स ईजी, बचपन से देख रहे हैं हम ये सब चीज़ें, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ प्रॉब्लम। इसके बाद हम इंडिया स्पेसिफिक कुछ सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम यूनिट 1 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि सोशल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ठीक है। क्या क्या डेफिनेशंस दे रखी हैं थिंकर्स ने व्हेन इट कम्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम, क्या इंपॉर्टेंस है सोशल प्रॉब्लम की, हमें सोशल प्रॉब्लम पढ़नी ही क्यों है। तो मैं आपको भी बता देती कि अगर मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो पहले मुझे प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना। अगर मुझे पता है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम ना, तभी जाके हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए कि सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना भी इज क्वाइट नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स पे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या थिंकर्स ने क्या क्या बोला। जैसे हम एनोमी और सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे जो कि डरखाइम ने बताया था, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या था डरखाइम ने। डरखाइम ने हमें 4 टाइप ऑफ सुसाइड्स के बारे में बताया था। मैं ये फिगर बना के समझा देती हूँ कि अगर हमारी सोसाइटी में से इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा, अगर हमारा इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा कौन सा सुसाइड होने के ज़्यादा चांसेस है, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। अल्ट्रिस्टिक सुसाइड, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड क्या होगा, जब हम लाइक मैं एक देशभक्त और मुझे देश के लिए जान देनी है, आई एम वेरी मच इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी की सोसाइटी मुझे मेरा खुद की फैमिली की तरह लगती है, तो उस केस में जो सुसाइड होगा मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, बिकॉज आई एम इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी, आई एम इमोशनली कनेक्टेड टू माई सोसाइटी, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। सेकेंड कम्स जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, तो ये था अल्ट्रिस्टिक, और ये हो जाएगा ईगोइस्टिक, कि अब मैं इतना ज़्यादा अकेला हो गया हूँ कि आई एम रियलाइजिंग कि मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ। और एक पॉइंट के टाइम ना ये चीज़ इंसान को बहुत प्रॉब्लम देती है, राइट, कि यार मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मेरे पास मेरी फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो उस केसेस में जब मेरा सोसाइटी से इंटीग्रेशन कम हो जाएगा, तो उस केस में कौन सा सुसाइड होगा, ईगोइस्टिक सुसाइड बोलेंगे उसको, ठीक है। देन ही टॉक्स अबाउट रेगुलेशन। अगर हमारा सोसाइटी में हम बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट कर रहे हैं, हर चीज़ को हम रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे कल को गवर्नमेंट उठ के बोले कि अरे तुम सुबह 5 बजे ही उठोगे सब, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ तो रूल्स बना दे, मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रेगुलेट करने लगे लोगों को जब कोई भी चीज़ सोसाइटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैटलिस्टिक सुसाइड। क्या बोलेंगे, फैटलिस्टिक सुसाइड। ऑन द अदर हैंड, जब हमारा सोसाइटी में रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए कि ठीक है नोबडी इज़ गिविंग अ डैम कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और कुछ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो उस पॉइंट पे जो इंसान परेशान होकर सुसाइड करेगा ना, उसको हम बोलेंगे एनोमिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, ठीक है। आई होप ये सुसाइड के 4 टाइप्स क्लियर हैं जो डरखाइम ने दिए थे। क्यों नहीं रही है भाई,
उसके बाद एनोमी, जैसे हमने एनोमिक सुसाइड पढ़ा, तो एनोमी को जब हम देखते हैं तो एनोमी इज व्हाट, इट इज नॉर्मलेसनेस, कि प्रॉपर कुछ नॉर्म्स है ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग इन नेचर, कि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2 पे, और सॉरी यहाँ पे लेबलिंग थ्योरी भी थी बाय हार्वर्ड बेकर। तो लेबलिंग थ्योरी क्या होती है, इमेजिन यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, और ये एक बच्चा है, इसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार तुम हो ही बहुत बेकार, तुम पढ़ने में डफर हो, ठीक है, तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है। तो क्या होगा, इस बच्चे को मैंने लेबल कर दिया कि ये बच्चा डफर है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या होगा, ये बच्चा मानने लगेगा कि ये डफर है, ये मेहनत ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने बोला कि अरे यार तुम तो टॉपर, अगर मैं इस बच्चे को बोला कि यार नहीं नहीं तुम तो टॉपर, तुम तो ये एग्ज़ाम कर ही लोगे, तुम तो क्रैक कर ही लोगे, तो इसको वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूँगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि मैं किसी को क्या चीज़ का लेबल दे रही हूँ। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि ठीक है तुम डफर हो, तो वो डफर जैसे ही एक्ट करने लग जा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ तुम टॉपर हो, तो वो टॉपर जैसे एक्ट करने लग जाएगा। तो यही हार्वर्ड बेकर ने अपनी थ्योरी में बताया था, ठीक है। उसके बाद जो ये यूनिट 3 है, यहाँ से भी बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हम बात करें फीमेल फिटिसाइड की, डाउरी की, डोमेस्टिक वायलेंस की, तो इन सब पे एक्ट्स आ रखे हैं बहुत सारे, राइट। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। तो ये जो ऐसी चीज़ें ना जीके वाली, इसको भी हम प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये कि जो हमारी सोसाइटी में एज लोग हैं वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि सोसाइटी लाइक जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ एक्शन लिया उस चीज़ पे, उनके भलाई के लिए कुछ उन्होंने किया है। तो ये सब यहाँ पे भी जो थोड़ा पॉलिटी वाला सीन आता है ना कि आर्टिकल्स पढ़ने या एक्ट्स पढ़ने, तो वो इस यूनिट में कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड बहुत से लोग पूछते हुए कि सोशियोलॉजी के लिए जीके पढ़ना है, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा यही प्रोस्टिट्यूशन और एड्स के रिलेटेड भी हम देखें कि क्या एक्ट्स हैं, क्या गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो इन पे वर्क करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। लास्ट कम्स, यहाँ पे तो हमारा सिलेबस जो हमने यूनिट वाइज था वो डिस्कस कर लिया, बट यू हैव टू बी कॉशियस, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसी से सारा पेपर आ जाएगा। अगर हम बात करें थिंकर्स की, तो जब हम बात करते हैं नेट के सिलेबस की, तो नेट के सिलेबस में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे हमें उस अकॉर्डिंग उस लेवल पे चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं डरखाइम पढ़ रही हूँ, नॉट नेसेसरी कि डरखाइम का सुसाइड और एनोमी मेंशन है तो वही आएगा, इतना स्पेसिफिक होकर पढ़ेंगे ना, तो अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो फिर हमारी बैंड बच जाएगी। जैसे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल से, हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो हमारे बैच में काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने CUET का टाइम पे क्या किया था, कुछ नेट के स्पेसिफिक यूनिट से पढ़ रहे थे, नॉट द होल सिलेबस ऑफ नेट, बट लेट्स से हम थिंकर्स पढ़ने, बिकॉज थिंकर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन नेचर व्हेन इट कम्स अबाउट सोशियोलॉजी। तो जो नेट का सिलेबस 1 है जिसमें 26 थिंकर्स हैं, हमने 26 थिंकर्स चाहे ना पढ़ें, तुम चाहे ना पढ़ो, हम चाहे ना पढ़ें, बट जो थिंकर्स हमारे सिलेबस में कहीं ना थोड़े से भी रिलेटेड है ना, जैसे हम बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन पे ना कहीं मालिनोव्स्की मैंने भी वर्क किया। एंड यू माइट थिंक अब ये मालिनोव्स्की कौन है, बट वाई डू रिस्क एनीथिंग ना, मे भी क्वेश्चन आ जाए मालिनोव्स्की पे, बिकॉज रिलीजन उन्होंने सिर्फ रिलीजन मेंशन करके छोड़ दिया है। तो यहीं पे क्या होगा, 26 थिंकर्स में ही ये सारे थिंकर्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो आई विल ट्राई कि 20 थिंकर्स करा दो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस चीज़ों के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं ना, वो तो हम खुद से मैनेज कर लेंगे। और नेट के कुछ और टॉपिक, जैसे नेट का यूनिट 2 है, इट इज़ अबाउट रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च तो हमारे यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ से क्यों करें, हम नेट वाला क्यों ना करते, बिकॉज वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं आपको बता दी हूँ कि हमें लाइक वर्स्ट के लिए प्रिपेयर क्यों होना। पेपर आया था 2023 का, जिसमें थिंग्स आर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया था, पर क्या बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या किसी ने भी अच्छे लेवल का नहीं पढ़ रखा होगा ना, तो वो तो सिलेक्ट हो गए JNU में, फिर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग रह जाएंगे, समझ में आया। पर अगर मैं 2024 की बात करूँ, जो 2024 में आया, वो इतना ज़्यादा ईजी था कि कट ऑफ बहुत हाई चलेगी। मतलब अगर पेपर इजी भी आ रहा है ना, तो वी कांट अफोर्ड कि हम एक भी मिस्टेक करें, बिकॉज एक भी मिस्टेक करेंगे, एक भी क्वेश्चन हमसे छूट गया ना, हम कट ऑफ के बाहर हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। बट अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो ये कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का पेपर था। ये डिफिकल्ट था, ये ईजी था, तो ये मॉडरेट था। एंड लेट मी टेल यू कि मॉडरेट क्यों था, बिकॉज जब मैं 2025 की पेपर की बात करती हूँ ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो थे ना वो बहुत ईजी आ रखे थे।
एक्चुअली। तो फिर आप बोल रहे होगे कि मॉडरेट क्यों था ये अगर पेपर इजी ही आ रखा था? बिकॉज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, हद से ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे कि आप बता ही नहीं पाएंगे कि क्या है इसका आंसर। जैसे एक क्वेश्चन बताती हूँ, उन्होंने पूछा ये जो सोशोलॉजी है ये एक जनरल साइंस है, नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। अब बाकी सबको पता है कि नेचुरल साइंस में तो नहीं काउंट करेंगे, बट जनरल साइंस है या सोशल साइंस है? दोनों है ना। हम तो बुक्स में पढ़ते हैं कि दोनों है। जब हम शंकर राव की बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि दोनों है। सी शंकर राव की बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें तो दोनों लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों मेंशन्ड है, पर एग्जाम में तो हमें एक ही चूज़ करना है। तो थिंग्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक अगर हम उसको ढंग से नहीं पढ़े। समझ में आ रहा है? और फिर रही बात की, तो बाद में तो जो NTA देगा मानना पड़ेगा, तो वो तो अलग चीज़ है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करेगा, और अगर डिफ़िकल्ट पेपर आ जाना तो हमें ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके बस बैठे हैं कि यार ये थिंकर का नाम तो मैंने सुना ही नहीं था। पर बहुत से बच्चे मेरे साथ वालों ने, इनफैक्ट मैंने भी नेट की कुछ स्पेसिफिक यूनिट प्रिपेयर किए थे, इसलिए तब जाके सिलेक्शन हुआ JNU DAC BHU में। तो आपको भी कुछ स्पेसिफिक यूनिट, ज़्यादा नहीं, यूनिट 1 ठीक है, यूनिट 2, यूनिट 3, बिकॉज यूनिट 3 इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है, अगर हमें स्टेटस रोल पढ़ना है, तो हम एक की बार में ढंग से पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है? और यूनिट 8 दैट इज अबाउट फैमिली मैरिज किनशिप। नेट की यूनिट 8 इज फैमिली मैरिज किनशिप, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन वाले यूनिट में है। तो हम वो भी अच्छे से कर लेते हैं, हम सारे ही थिंकर्स पढ़ लेते हैं, क्या ही पूछ लोगे नेट के सिलेबस के बाहर से। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हमें समझ आएगी जब हम PYQs देखेंगे कि PYQs कैसे आ रहे हैं। अगर उन्होंने मीनिंग और करेक्टरिस्टिक बोला है किसी चीज़ का, नॉट नेसेसरी वो मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, इतने सीधे नहीं है, वरना सब सिलेक्शन ना ले जाए, वरना कट ऑफ 300 में से 300 ना चली जाए अगर मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स ही पूछना है उनको। और इसलिए ना बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं सोशियोलॉजी को कि अरे ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सोसाइटी किसको नहीं पता, बट थिंकर्स नहीं पता ना सबको। और क्वेश्चन थिंकर्स से आ गए, बुक एंड ऑथर्स से आ गए। बुक और जो ऑथर की जो लिस्ट होती है ना कि अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग बुक्स हैं, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 2025 में तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि मैच द फॉलोइंग में 4 ऑप्शन थे, उसमें से अगर आपको बस ये भी पता है ना कि जो सुसाइड नाम की बुक है दैट इज ऑफ इमाइल डरखाइन, आपका पूरा मैच सॉल्व हो जाएगा, वो आपको 4 ऑप्शंस पता चल जाएंगे। बट नॉट नेसेसरी ना हर बार बताओ। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 ऑप्शन है वो दोनों में सेम है, और फिर 4th ऑप्शन में अटक गया बिकॉज आंसर ही नहीं पता है। समझ में आ रहा है कि 2 ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन तुम्हें गलत लग रहे हैं, और वो जो बाकी के 2 ऑप्शन है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर तो बच गए बैंड। तो इससे अच्छा हम लोग पढ़ लेंगे बुक एंड ऑथर्स भी। समझ में आया? तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, दैट वुड बी ऑन PYQ एनालिसिस, ठीक है, बिकॉज हमें एग्जामिनर का माइंडसेट समझना पड़ेगा। सिलेबस डिकोड हमने करके रख दिया, बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे थोड़ा बहुत मैं बताती आई हूँ ना, पर टू गेन मोर क्लैरिटी ऑन इट हमें PYQs को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि हम उस पोजीशन पे रहे ना कि अगर हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता हो कि सोशलाइजेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सोशलाइजेशन में जो हमको एक्चुअल में रखनी पड़ेंगी, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम रखें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो our next video will be on PYQ. So that's it for this video. I hope you liked it. So thank you.